हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम देखने वाले हैं 23 नवंबर के करंट अफेयर्स और आज हम आईसीसी से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड पे एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा पूरा वीडियो देखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में बताने वाली हूँ मैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं और काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पे पोस्ट आई हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आज की क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से सीए का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये मिल जाएगा। डन है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सौरभ गांगुली जी से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ममता बनर्जी के द्वारा सौरभ गांगुली को बंगाल स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर या एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ठीक है, एम्बेसडर अपॉइंट करना मतलब आप अपने राज्य को किसी एक व्यक्ति के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हो। जो अलग अलग कैंपेन्स होती हैं, चाहे वो राज्य के टूरिज्म को प्रमोट करना हो या किसी और एक्टिविटी को प्रमोट करना हो। ठीक है, तो ममता बनर्जी नेम्स सौरभ गांगुली एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और इनके द्वारा अभी जो बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट हो रहा था कोलकाता में, वहां पर फॉर्मर क्रिकेटर एंड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, क्योंकि आपको पता है कि सौरभ गांगुली जो है वो बीसीसीआई के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ से आपको 2 इन्फॉर्मेशन मिल गई। पहली इन्फॉर्मेशन आपको मिली कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट कहाँ हो रहा है, तो कोलकाता में हो रहा है। 2 दिन के इवेंट है, अलग अलग कंट्रीज से जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर आ रहे हैं और मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन है रिलायंस ग्रुप के, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो एडिशनल 20,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 3 ईयर में वेस्ट बंगाल में करने वाले हैं, जो कि काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं। सेकेंड न्यूज आपको पता चलती है कि सौरभ गांगुली जी को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया है बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। डन। चलिए नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज में देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, पद्म अवार्डी है और इन्होंने शंकर नेत्रालय की शुरुआत की थी। मैं नहीं जानती आप लोग ने सुना है नाम या नहीं सुना, पर शंकर नेत्रालय बहुत ही फेमस है। चेन्नई में आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। हर प्रकार के जो आई ट्रीटमेंट ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए आप जाना जाता है। मतलब इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं जो हॉस्पिटल है या इंस्टीट्यूट है वो शंकर नेत्रालय है। उसी के फाउंडर रहे हैं डॉक्टर एस बद्रीनाथ। ही पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 83 इन चेन्नई। कहाँ पर इनका निधन हुआ है? चेन्नई में हुआ है। तो शंकर नेत्रालय के फाउंडर कौन थे? डॉक्टर एस बद्रीनाथ थे। इन्होंने शंकर नेत्रालय की स्थापना की थी 1978 में। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड आपको देखने को मिलेंगे। पद्मश्री इन्हें मिला है 1983 में। 1983 में पद्मश्री मिला और उसके बाद पद्म भूषण अवार्ड भी 1999 में दिया गया था, इसलिए आप इनका नाम भी याद रखेंगे। कुछ और पर्सन को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द एसएससी जनरल अवेयरनेस कोर्स के बारे में। 2024 का जीए कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके आप इस कोर्स को देख सकते हैं। पहली बात, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम लाइनअप हैं आपके। लगभग आप देखेंगे एसएससी जीडी की 80,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। एसबीआई की आप देखेंगे 8,000 के आसपास वैकेंसी आई हुई है। आईबी की 1,000 वैकेंसी आई हुई है। तो ऐसी कई सारी वैकेंसी जो है वो लाइनअप है। और अगर आप एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम छोड़ दे तो मेंस में जनरल अवेयरनेस आएगा। इसके अलावा आईबी या एसएससी जीडी में आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं परचम के एप्लीकेशन से। कंप्लीट पैकेज भी अवेलेबल है और इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है। डन। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सन हम देखते हैं जो न्यूज में है। अगली जो पर्सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है सबिता पुनिया। ठीक है, हॉकी खेलती हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि सबिता पुनिया का रिलेशन किस स्पोर्ट से है, तो आंसर हो जाएगा हॉकी प्लेयर है ये भारत की। ठीक है, इन्हें नॉमिनेट किया गया है फॉर FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए। अभी ये अवार्ड दिया नहीं है, केवल नॉमिनेशन भेजा है।
डन। इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया की वीमेंस हॉकी टीम की कैप्टन एंड गोलकीपर कौन है, सविता पुनिया है, और इनका नाम तीसरी बार इनका नाम थर्ड टाइम FIH वीमेन गोलकीपर ऑफ द ईयर कैटेगरी में अनाउंस किया गया है। जब ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे तब देखते हैं कि इनको अवार्ड मिलता है या नहीं। अगर बात करें सविता पुनिया के बारे में तो इन्होंने इंडिया की टीम को लीड किया था और हमने जो एशियन गेम्स हुए थे होंगजाऊ में उसमें ब्रोंज मेडल हासिल किया था। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि रांची झारखंड में हुई थी उसे भी लीड कौन कर रही थी, सविता पुनिया कर रही थी। जैसा कि मैंने कहा कि इनका नाम FIH के द्वारा थर्ड टाइम नॉमिनेट किया गया है। इसके पहले 2 बार और नॉमिनेशन हो चुका है और 2 बार इनको अवार्ड भी मिल चुका है। देखेंगे पास्ट में कौन कौन से इंडियन विनर रहे हैं जिनको FIH हॉकी स्टार अवार्ड मिला है। तो आप सविता पुनिया का नाम देख सकते हैं। FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको 2021 में मिला था, 2022 में मिला है और अब 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट है हरमनप्रीत सिंह, इन्हें FIH बेस्ट मेल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 और उसके बाद 2022 में दिया गया था। नेक्स्ट है PR श्रीजेश, इन्हें FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021 और 2022 में मिला था। तो ये तीनों प्लेयर आप सभी को भी पता है, बार बार आप न्यूज़ देखते रहते हैं, ये तीनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है और हॉकी से रिलेटेड है। डन। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपन और इन्होंने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल अपने नाम कर लिया है। स्पोर्ट्स की शुरुआत होती है तो अब हम बात करते हैं ICC के बारे में। कुछ समय पहले मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि ICC ने श्रीलंका की जो क्रिकेट बोर्ड है उसको सस्पेंड कर दिया है क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्रिकेट बॉडी में हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे ICC ने एक और फैसला लिया है। अभी जो जनवरी के मंथ से जो अंडर 19 वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा था श्रीलंका, उससे ले लिया गया है और अब साउथ अफ्रीका जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे याद रखना है। ICC मूव्स मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप फ्रॉम श्रीलंका टू साउथ अफ्रीका। ICC ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जो कि जनवरी से होना था श्रीलंका में, उसे शिफ्ट कर दिया है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, रेस में ओमान भी था, UAE भी था, लेकिन ICC ने कहा ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर साउथ अफ्रीका के पास है, इसलिए अंडर 19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होस्ट किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। 10 नवंबर 2023 को ICC ने बैन कर दिया था श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को। साउथ अफ्रीका ने अगर आप देखेंगे तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 मतलब 2020 में भी होस्ट किया था। अब यहाँ पे ICC की जो मीटिंग हुई थी अहमदाबाद में 21 नवंबर को, तो एक और फैसला लिया गया है। क्या फैसला है? ICC इम्प्लीमेंट कर रही है स्टॉप क्लॉक सिस्टम। अब ये स्टॉप क्लॉक सिस्टम क्या है, जिसको 1 दिसंबर से 2024 अप्रैल तक ट्रायल पीरियड के लिए लॉन्च किया जाएगा, मतलब इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाय द ICC। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉप क्लॉक सिस्टम क्या होता है। बेसिकली इसका मकसद है ओवर रेट को इन्हांस करना। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे कि एक जो फील्डिंग टीम है या जो बॉलिंग टीम है, अगर एक ओवर डिलीवर करती है और उसके बाद जो अगला ओवर है उसको डिलीवर करने में वो 60 सेकंड से ज़्यादा का समय लेती है और ऐसा किसी भी इनिंग्स में 3 से ज़्यादा बार होता है, तो उस केस में इस लॉ को लगाया जाएगा और 5 रन की पेनाल्टी बॉलिंग टीम या फिर फील्डिंग टीम पे लगाई जाएगी। सिंपल सा ये है। द सिस्टम एम टू इनहांस ओवर रेट with a penalty of 5 runs imposed if the bowling team fails to start the next over within 60 seconds after the previous one, as I told, occurring for the third time in a innings. क्लियर? तो किसी भी इनिंग में अगर 3 से ज़्यादा बार ऐसा होता है कि एक ओवर डिलीवर करने के बाद बॉलिंग टीम 60 सेकंड से ज़्यादा समय ले रही है नेक्स्ट ओवर को डिलीवर करने में, तो उस केस में 5 रन की पेनल्टी लगाई जाएगी फील्डिंग टीम पे या फिर बॉलिंग टीम पे। ये रूल आपका यहाँ पे कहलाता है स्टॉप क्लॉक सिस्टम। ये ICC इंट्रोड्यूस कर रहा है, ट्रायल बेसिस पे कर रहा है, दिसंबर 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच में। अब ICC ने एक और फैसला लिया है। क्या? ICC बैन ट्रांसजेंडर प्लेयर फ्रॉम इंटरनेशनल वीमेंस क्रिकेट।
अब यहाँ पे एक और फैसला लिया गया है, एक नई पॉलिसी बनाई गई है कि जो वीमेंस क्रिकेट टीम है उसमें एक फेयरनेस होनी चाहिए, उनके जो गेम है वो सेफ्टी भरे होने चाहिए। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो कि ट्रांसजेंडर है, मतलब कोई मेल रहा होगा, उसने जो पॉवर्टी स्टेज अचीव की है, जब वो वयस्क हुआ था तब वो मेल था, उसके बाद उसने डिफरेंट सर्जरी वगैरह करा ली है और अपने जेंडर को चेंज कर लिया है और अब वो फीमेल हो गया है। तो ऐसा कोई भी प्लेयर अगर फीमेल टीम में है तो उसे बैन कर दिया जाएगा आईसीसी के द्वारा, वो नहीं खेलेगा वीमेंस क्रिकेट टीम के साथ। ये पूरा फैसला लिया गया है। ठीक है, लिखा है male to female participant who have been through any form of male poverty will not be eligible to participate in the international women's game। ये बात है चाहे वो सर्जरी के जरिए हो या फिर जेंडर चेंज या जो भी तरीका अपनाया गया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्रिकेटर है कनाडा की जिनका नाम है डेनियल मैकगी। ठीक है, ये पहली ट्रांसजेंडर प्लेयर है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट इन्होंने मतलब वीमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में खेला था और इन्हें अब जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर कर दिया गया है और अब ये इंटरनेशनल वीमेंस क्रिकेट नहीं खेलने वाली हैं। डन। चलिए अब वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं बात करने वाली हूँ आईबी की ACIO वैकेंसी के बारे में। आईबी ये जो वैकेंसी है 2 से 3 साल के गैप में निकालता है। हर साल ये वैकेंसी नहीं आती है, इस बात को समझिएगा। तो 2 साल के गैप के बाद ये वैकेंसी देखने को मिल रही है और काफ़ी बड़ी वैकेंसी, लगभग 1000 पोस्ट यहाँ पर है। ठीक है, 25 नवंबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 15 दिसंबर लास्ट डेट है। एजुकेशन बैचलर डिग्री चाहिए और ये आपका है वेबसाइट, इनके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पर परचम का जो एग्ज़ाम गाइडेंस सेल नंबर है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग है 2 to 4, दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में। तो एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल हैं और भरना चाहते हैं फॉर्म तो आप 25 नवंबर से ये वेबसाइट ओपन करके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं घोल। ये एक फिश है, इसे स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया है बाय गुजरात गवर्नमेंट। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल जी और रिसेंटली ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस हो रही है अहमदाबाद में। कल गलती से शायद मैंने दिल्ली बोल दिया था तो उसे आप करेक्ट कर लेंगे कि ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, अहमदाबाद में हो रही थी। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इस घोल फिश को, जिसे ज्यू फिश भी कहा जाता है, इसे स्टेट फिश डिक्लेयर किया है गुजरात का। ये फिश आपको गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है और बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट की जाती है। अगर ओवरऑल एरिया इनका देखें तो आप देखेंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन, पर्शियन गल्फ टू द पैसिफिक ओशियन, ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर आपको ये घोल फिश देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेफ्रॉन मतलब केसर के बारे में। ठीक है, तो सेफ्रॉन ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट रिसीव GI टैग फ्रॉम द जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाने वाला ये सेफ्रॉन या फिर केसर, इसको GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। बेसिकली जो केसर की वैरायटी होती है ये हाई एल्टीट्यूड पे पाई जाती है और इसकी जो मतलब एक बहुत एक्सपेंसिव वैरायटी है ये सेफ्रॉन की या केसर की, और इसको कुमकुम नाम से भी जाना जाता है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की वन ऑफ द मेन या इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप जो है वो सेफ्रॉन या फिर आप कह सकते हैं केसर है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो आपका किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पे पाया जाने वाला जो केसर है, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव है, सबसे अधिक मात्रा में महंगा जो केसर होता है, जो कि हाई एल्टीट्यूड या अधिक ऊंचाई पे पाया जाता है, इसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है और एक नगद फसल या फिर कैश क्रॉप है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की, इसे GI सर्टिफिकेशन दिया है। किसी भी प्रोडक्ट को जब जोग्राफिकल इंडिकेशन या GI सर्टिफिकेशन दिया जाता है तो वो 10 ईयर के लिए वैलिड होता है, उसके बाद उसे रिन्यू कराने की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? अच्छा, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जहां पर ये सेफ्रॉन का कल्टीवेशन किया जाता है उसके प्रोडक्शन के एरिया को मंडल कहा जाता है। जैसे कि ऋग्वेद में मंडल होता है ना, वैसे ही मंडल कहा जाता है। डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ न्यूज़ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है करंट अफेयर्स, स्टेट से रिलेटेड कुछ शॉर्ट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन। हर एक स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड इनिशिएटिव। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने 37 PM श्री केंद्रीय विद्यालय एंड 26
पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ओपन किए हैं, लॉन्च किए हैं उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट है, बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। इन्होंने रिसेंटली बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को जो है वो पास कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, और बिहार स्टेट में जो रिजर्वेशन है वो 50% से इंक्रीज होकर 65% हो गया है। इस न्यूज़ को हमने पहले भी डिस्कशन किया था जब बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब फाइनली बिल पास भी हो गया है और रिजर्वेशन 50 से 65% हो चुका है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल एजुकेशन कैंपेन जिसका नाम है न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया इन ओडिशा। इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संभलपुर। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कैंपेन की शुरुआत की है। कहाँ पर? उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है एक बहुत ही शानदार सा इनिशिएटिव जिसका नाम है सनफ्लावर। तो यहाँ पे बहुत सा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा जब वो देखेगा कि सनफ्लावर जो इनिशिएटिव है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो अपना ध्यान कहाँ जाता है, अपना जो माइंड जाता है वो जाता है कि ऑयल से रिलेटेड होगा, क्या फ्लावर से रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या दिव्यांग या डिसेबल पर्सन है उनके लिए बेसिकली ये इनिशिएटिव दिल्ली एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है। ठीक है। सो दिल्ली एयरपोर्ट लॉन्चेस सनफ्लावर प्रोग्राम फॉर इनविजिबल डिसेबिलिटीज। डन। नेक्स्ट है सेकेंड एडिशन ऑफ गंगा पुस्तक परिक्रमा। तो देखिए जो गंगा पुस्तक परिक्रमा है ना, ये नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जाती है। गंगा पुस्तक परिक्रमा की जो शुरुआत हुई थी वो 7 नवंबर से शुरू हुआ था। ये लॉन्च की गई थी उत्तराखंड से। ठीक है। और अब ये परिक्रमा कंप्लीट होने वाली है 11 जनवरी 2024 को। कहाँ पर कंक्लूड हो गई है? वेस्ट बंगाल में कंक्लूड होगी। शुरू कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड से शुरू हुई थी। कौन सा एडिशन था? 2 नंबर का एडिशन था। डन। जब 11 जनवरी को ये कंप्लीट हो जाएगी तो एक बार वापस से डिस्कशन में हम ले लेंगे कंप्लीटली। ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है, या एक इंटरनेशनल इवेंट है जिसका नाम है संभव। ठीक है। तो 2 दिन का इंटरनेशनल इवेंट संभव ऑर्गेनाइज कराया गया बाय दिव्यांग मतलब जो फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड है उनके लिए संभव इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। उनको एम्पावर करने के लिए, ऐसे आर्टिस्ट को प्रोत्साहन देने के लिए, डिफरेंट वर्कशॉप को करने के लिए योगा सेशंस वगैरह हुए और उनके प्रोडक्ट्स को, मतलब उनके लिए वर्कशॉप, उनके लिए थेरेपी वगैरह यहाँ पे तैयार की गई थी संभव इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो 2-day इंटरनेशनल इवेंट संभव 2023 बाय दिव्यांग artists have been organized by Alpana Association for Learning Performing Art and Normative Action Society। इनके लिए दिव्यांग आर्टिस्ट के लिए आयोजित किया गया और अलग अलग कंट्री से जो दिव्यांग आर्टिस्ट थे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, इंडोनेशिया, इन कंट्री से जो है आर्टिस्ट आए हुए थे। नेक्स्ट है ब्रिक्स। देखिएगा कल से शुरू हुआ था ब्रिक्स का वर्चुअल समिट। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समिट में शामिल नहीं हुए और उनके बिहाफ में या इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। ठीक है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ब्रिक्स वर्चुअल समिट में, जिसको होस्ट कौन कर रहा है? तो साउथ अफ्रीका इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा ब्राज़ील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के लीडर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे वेस्ट एशिया की जो कंडीशन है और इजराइल और हमास का या गाजा का जो वॉर चल रहा है उस पर बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन होना है, इसलिए इस मीटिंग को कंडक्ट किया जा रहा है और इसके बाद इस मीटिंग का एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी सामने आने वाला है। अब देखना होगा कि भारत का क्या स्टैंड यहाँ पर होगा। अच्छा, इस पूरे ब्रिक्स के समिट में, इस वर्चुअल समिट में यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल हुए हैं, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली कहा था कि जो सीज फायर इमीडिएटली स्टार्ट की जाए, मतलब कॉलिंग फॉर है ना इमीडिएट सीज फायर की बात यहाँ पे इन्होंने की थी। ठीक है। इसलिए ये भी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ब्रिक्स का एक्सपांशन की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर जो एक्सपांशन वाली कंट्रीज़ हैं या जो शामिल होना चाहती हैं या शामिल कर दी गई हैं आने वाले ब्रिक्स समिट के लिए, तो वो सभी भी पार्टिसिपेट करने वाली हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। ठीक है। और फिर जनवरी 2024 से इनको शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट, आई थिंक हाँ सेकेंड लास्ट न्यूज़ है,
जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2023। तो ये एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है। पहली चीज़ तो ये है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये दोनों कंट्रीज़ की जो आर्म फोर्सेस हैं उनके बीच में होती है। और ये सेकेंड एडिशन है, मतलब फर्स्ट एडिशन है, मतलब इसकी शुरुआत जो है वो इसके पहले 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका पहला एडिशन कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, 2022 में हुआ था। और ये सेकेंड एडिशन है जो कि कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हो रहा है। ठीक है, हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गोरखा रेजिमेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाला है। 22 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच में ये एक्सरसाइज रन होने वाली है, सेकेंड एडिशन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली एंड फुकुओका फ्रेंडशिप एग्रीमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग इन कल्चर। अब देखिएगा, दिल्ली गवर्नमेंट और जापान का जो फुकुओका है उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। आज नहीं हुआ, बहुत पहले हुआ था, 2007 में, मार्च 5, 2007 में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। इसका मकसद था कि दोनों जो सिटीज़ हैं या जो दोनों प्रोविंस हैं वो अपने कल्चर को साझा करेंगे, कल्चर को शेयर करेंगे। ये जो मैत्री एग्रीमेंट या फ्रेंडशिप एग्रीमेंट है, इसको 3 साल के लिए एक्सपांड कर दिया गया है और 2026 31 मार्च 2026 के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ें भी जोड़ दी गई हैं, एनवायरनमेंट, कल्चर, टूरिज्म, हेरिटेज, एजुकेशन एंड यूथ एक्सचेंज की बात भी की गई है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जापान जो है वो लगातार इन्वेस्ट करता है नॉर्थ ईस्ट में एंड अंडमान निकोबार में, मतलब हमारे काफ़ी अच्छे इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो जापान के साथ आपको देखने को मिलते हैं। डन। चलिए, अगली जो वैकेंसी के बारे में बात कर रही थी, जिसकी 2000+ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी IDBI बैंक में। ठीक है, इसका फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ वैकेंसीज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मतलब 1 ईयर के लिए भी हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जब इस फॉर्म को भरें तो नोटिफिकेशन को केयरफुली पूरा रीड करें। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन के लिए 2100 पोस्ट यहाँ पर देखी गई हैं, आई है। ठीक है, लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 6 दिसंबर है। एग्ज़ाम 30 दिसंबर के आसपास यहाँ पर होगा। ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप कैरियर सेक्शन में जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। डर इतनी चीज़ें, तो ये 2 वैकेंसीज है जिनके बारे में आपको बताना था। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सनफ्लावर इनिशिएटिव किस एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन बी। ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग पे भारत की रैंक क्या है? तो 3rd नंबर पे भारत है। वैल्यूएशन क्या है? $195.75 बिलियन भारत की वैल्यूएशन है। बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे मिला है ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस में? तो यूपी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल कौन बनाया गया है? तो सौरभ गांगुली को बनाया गया है। नेक्स्ट, ICC मेंस अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 श्रीलंका की जगह अब कौन होस्ट करने वाला है? तो साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। This is the question of the day. Who has become the first women to bag the Dahan Prize for Punjabi Literature? तो इन्हें, वो कौन सी लेडी है जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है पंजाबी लिटरेचर के लिए? आप उनका नाम हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।